नमस्कार साथियों। आज हम 11वीं कक्षा के इतिहास भाग के पहले अध्याय के दूसरे खंड में आ गए हैं। जैसा कि हमने आपके लास्ट वीडियो में बताया था, इस दूसरे खंड में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में खास करके हम आदि से आधुनिक मानव के बीच के सफर को तय करेंगे, जिसमें अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ, कैसे उनके अंदर क्या बदलाव आए, उनके शारीरिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या शारीरिक बदलाव उनके अंदर आए, और उनके मानसिक के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो मानसिक रूप से बदलाव हुए थे। अगर हम पहले के ऊपर बात करें कि आदि से आधुनिक मानव के बीच में क्या बदलाव हुए हैं, तो जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे, इसमें आपको आदि से लेकर आधुनिक मानव के बीच का सफर अलग अलग चित्रों में दिख रहा होगा। जहां पे शुरुआत होती है प्राइमेट से, यानी कि स्तनपायी। वो सारे जीव अपने आप को अलग करते हैं अन्य सारे जीवों से जो स्तनपायी होते हैं। स्तनपायी बेसिकली उन जीवों को कहा जाता है जो अपने बच्चे को कुछ खास समय तक, 6 महीना या साल भर तक अपने दूध पिलाते हैं और उसी के आधार पर उनका लालन पालन होता है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जैसे गाय बैल हो गया, ये इनके बच्चे पैदा होते हैं और खुद से चलने लगते हैं, उनको लंबे समय तक पालन पोषण की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मनुष्य को और जितने भी स्तनपायी उनको ये करना पड़ता है, इसीलिए इनको अलग किया जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया है या नई प्रजाति का जो जन्म हुआ, वो तो होमोनाइड, यानी जिसमें हम बंदर को, जो खास करके 4 पैर पे चलने वाले जितने भी मनुष्य की तरह दिखने वाले जानवर जो होते थे, उसमें गोरिल्ला हो सकते हैं, चिंपैंजी हो सकते हैं, बंदर हो सकते हैं, और अंततः जो एक तीसरी कैटेगरी आती है वो है होमोनिड का। होमोनिड खास करके वो लोग होते हैं या वो जीव होते हैं जो कहीं ना कहीं 2 पैरों पे चलना शुरू कर देते हैं। तो हम अभी इस होमोनिड पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अगर आप इस चित्र में देखें तो जिस तरह से एस्ट्रोलोपिथेकस से लेकर के होमोसेपियंस तक का सफर, इनके अलग अलग बदलाव जो इनके चेहरे में हुआ वो आप देख सकते हैं। होमोनिड के ऊपर चर्चा करेंगे हम, तो होमोनिड में सबसे पहला प्रजाति आता है होमो हैबिलस का। होमो हैबिलस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस, और होमो हैबिलस की खास बात यह थी कि वो 2 पैरों पे चलना शुरू किए थे। ये पहला जीव था जो 2 पैरों पे चलना शुरू किया था। उसी तरह से होमो इरेक्टस की खासियत थी कि उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था औजारों का अपने सहूलियत के लिए। उसी तरह से जमीन पे भी चलना शुरू कर दिए थे ये लोग। जब 2 पैरों पे चलने लगे तो पहले ज्यादातर पेड़ों पे रहते थे। और आखिरी में आते हैं होमोसेपियंस, जिसे हम लोग आधुनिक मानव भी कह सकते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं चिंतनशील भी मानव कहते हैं, यानी जो मानव सोचता है, जिसका दिमाग कहीं ना कहीं अन्य जीवों से ज्यादा बड़ा है। तो इस होमोसेपियंस की अगर चर्चा करें तो हम उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां पे होमोसेपियंस इतना अधिक सोचने लगा है कि वो इतना खाने लगा है कि वो अपने कल के बारे में भी सोच नहीं पा रहा है, एक प्रकृति से जो बैलेंस बनाना चाहिए। खैर, वो बात की बात है। फिलहाल हम आदि मानव से आधुनिक मानव के सफर की चर्चा करें तो शारीरिक विकास के ऊपर खास करके अगर चर्चा करें, उसमें भी अगर हम सिर्फ हाथ और पैर के ऊपर चर्चा करें, तो हाथों में कुछ खास बदलाव होते हैं आधुनिक मानव में। पहला बदलाव होता है कि जो आदि मानव थे उनके हथेलियां बड़ी होती थी, हाथ लंबे होते थे और अंगूठे छोटे होते थे। लेकिन जैसे जैसे वो आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगे, खास करके जब वो पेड़ों से उतर करके जमीन पे आने लगे, तब उनके पैर का साइज बढ़ेगा, हाथ का साइज छोटा होगा, हथेली की साइज छोटी होगी, अंगूठे का साइज बड़ा होगा। इसके पीछे कारण यह है कि पेड़ पे अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए उन्हें की हथेलियों का बड़ा होना, उनके हाथ का बड़ा होना बहुत ही जरूरी था, पैरों का बड़ा होना जरूरी नहीं था। उसी तरह से वो जब छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करते हैं जमीन पे आने के बाद, तो ये जरूरी था कि उनके अंगूठे और उनकी बाकी उंगलियों के बीच में एक संबंध बने, एक
आपस में तालमेल बने, और इसके लिए जरूरी था कि उनके अंगूठों का बड़ा होना, जो कि पहले छोटा हुआ करता था। तो इस तरह से जो बदलाव आए हैं वो उनके जीवन स्तर में बदलाव के कारण आए हैं। उनके हथेलियां छोटी हुई, अंगूठे बड़े हुए, हाथ छोटे हुए, पैर बड़े हुए, ये सब कुछ खास बदलाव उनके बीच में हुआ था, जिसके कारण उनके जीवन में चेंज आया था। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, कैसे उन्हें लटक करके रहना पड़ता था, उसके लिए उनकी हथेली लंबी होनी चाहिए थी। उसी तरह से जैसा कि ये चित्र में देख रहे हैं कि हथियार को पकड़ने के लिए अंगूठे का बड़ा होना जरूरी था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो आया है वो है सर और जबड़े में। सर, क से लेकर के घ तक अगर आप देखें तो क का जबड़ा बड़ा है और सर जहां पे दिमाग होता है वो छोटा है। घ का जबड़ा छोटा है और जहां पे दिमाग होता है, खोपड़ी, वो बड़ी है। तो ये जो सफर हुआ है, घ आधुनिक मानव को रिप्रेजेंट करता है और क प्रारंभिक मानव को। ये सफर साफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे जबड़ा छोटा हो रहा है, मनुष्य का वो अंग जहां पे दिमाग होता है वो बड़ा हो रहा है, और ये एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शा रहा है, किस तरह से आधुनिक मानव आधुनिक बनता जा रहा है। अगर इसमें फिर से अगर आप देखें इसी को, तो इसमें आपको साफ दिखेगा कि जबड़ा का साइज जैसे जैसे मानव बनता है, वह सामने से आपको दिख रहा है कि वो जबड़े का साइज छोटा हो रहा है और सर का साइज बड़ा होगा। अब एक खास बात इसमें समझने की जरूरत है कि एक ही साथ बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। औजार भी बनना शुरू हो गया था, मानव सीधे खड़ा होना शुरू हो गया था, मस्तिष्क का आकार बढ़ रहा था, भोजन में चेंज हो रहा था। तो ये समझने की जरूरत है कि क्या औजार बनने से मनुष्य सीधा खड़ा होना शुरू किया, या सीधा खड़ा होने के कारण औजार बनना शुरू हुआ, मस्तिष्क के बड़ा होने के कारण औजार बनना शुरू हुआ, या फिर औजार बनने के कारण मस्तिष्क का बड़ा होना शुरू हुआ। अगर इस तरह से हम देखें तो कहीं ना कहीं एक परस्पर निर्भरता का संबंध है इनके बीच में, यानी कि जितना कंट्रीब्यूशन औजार बनने का मस्तिष्क को बढ़ने से में है, उतना ही मस्तिष्क का बढ़ने का संबंध औजार बनने से भी है। तो इसके बीच में एक परस्पर संबंध है, इसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मानसिक विकास का अगर हम चर्चा करेंगे तो मस्तिष्क का आकार, मस्तिष्क की शक्ति और बोलने की क्षमता, ये तीनों का संबंध मस्तिष्क के विकास से बहुत महत्वपूर्ण है। आदि मानव जितने भी थे, उनके मस्तिष्क का साइज कहीं पे भी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन आधुनिक मानव का 1300 से 1500 सेंटीमीटर, लगभग 3 गुना का बढ़ता है, जो कि आप इस कंकाल में देख भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं मस्तिष्क की शक्ति बढ़ने से, उसके आकार बढ़ने के कारण मनुष्य के अंदर बोलने की भी क्षमता आती है। मनुष्य पहले इशारों में बात करता है, चिंपैंजी आज भी इशारों में बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर मस्तिष्क का विकास होता है, वैसे वैसे उनके अंदर बोलने की भी क्षमता आती है। उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का फायदा होता है जब वो ऐसे जीवन जीना शुरू करते हैं जहां पे उनको साथ साथ में रहना पड़ता है, समाज के साथ रहना पड़ता है, समूह में रहना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने मुख्यतः ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से मानव की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग समय में आती है और उनके अंदर क्या क्या शारीरिक और मानसिक विकास होते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। इसके बाद हमारा तीसरा भाग आएगा इस वीडियो में पहले चैप्टर का, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आदि मानव का भोजन कैसा था और उनके अंदर क्या बदलाव हुए, और भोजन के बदलाव होने के कारण मनुष्य के अन्य जीवन पे क्या असर पड़ता है। दूसरा, हम उनके आवास के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे मनुष्य पेड़ों पे से हट करके जमीन पे आया, जमीन पे आने के बाद गुफाओं में रहा, बस्तियों में रहा, शहरों में आगे चल करके आएगा जैसा कि आज हम रह रहे हैं। उसी तरह से हम ये भी चर्चा करेंगे कि आदि मानव का सामाजिक जीवन कैसा था, कैसे वो साथ साथ जब रहना शुरू करते हैं तो फिर एक नए तरह की समाज की परिकल्पना होती है, उसमें वो जीते हैं। और अंततः हम उनके सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या किस तरह के वो सांस्कृतिक जीवन जीते थे, क्या कोई उनका धार्मिक विश्वास भी था तो कैसा था। तो ये हम अगले वीडियो में
चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।